Hello and welcome students in our lockdown classes, and I am your teacher Babita Sharma. Today I will start the first chapter of civics class 10th, that is power sharing, and I hope that you will hear it carefully because it is very beneficial and important chapter of your syllabus. Okay students, so let's start. The first chapter is power sharing. First we find out the meaning of power sharing. What is power sharing? कि पावर शेयरिंग क्या है? पावर शेयरिंग मीन्स कि सत्ता का विभाजन या सत्ता की साझेदारी. तो इसको हम ये देखते हैं कि अगर हमें डेमोक्रेसी चाहिए तो डेमोक्रेसी का फर्स्ट रूल यही है कि जो भी पावर है वो सभी के बीच में बटी हुई हो. नो वन कैन होल्ड द ऑल पावर्स ऑफ गवर्नमेंट. किसी एक ही व्यक्ति के हाथ में सारी पावर्स नहीं होनी चाहिए. इसका एक एग्जांपल आपको देती हूँ मैं कि 9th क्लास में आपने हिटलर के बारे में पढ़ा. हिटलर के पास सारी ही पावर्स थी, सारे डिसीजन वही ले सकता था और किसी के पास में कोई डिसीजन लेने की पावर नहीं थी. तो इसका मीन था कि वहाँ जो जर्मनी में शासन था वो क्या था? डिक्टेटरशिप. तो इसीलिए अगर हमें सत्ता की साझेदारी करते हैं तो वहाँ पे क्या आती है? डेमोक्रेसी आती है. और डेमोक्रेसी आने से लोगों के बीच के जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, जो भी मतभेद होते हैं, लड़ाई झगड़े होते हैं पावर्स को लेकर के, वो सारे सॉर्ट आउट हो जाते हैं और शासन जो है एक लंबे समय तक चलता है. कोई भी गवर्नमेंट लंबे समय तक चलती है. सो स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट चैप्टर इज़ पावर शेयरिंग. इसका ओवरव्यू देखते हैं पहले. विद दिस चैप्टर वी रिज्यूम द टूर ऑफ डेमोक्रेसी दैट वी स्टार्टेड लास्ट ईयर. आज इस चैप्टर के द्वारा हमने लास्ट ईयर 9th क्लास में डेमोक्रेसी के बारे में पढ़ा था, उसी के बारे में ही आगे बढ़ेंगे, उसकी यात्रा को आगे बढ़ाते हुए. वी नोटेड लास्ट ईयर दैट इन डेमोक्रेसी ऑल पावर डज नॉट रेस्ट विद एनी वन ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट. आपने लास्ट ईयर में नोट करा होगा डेमोक्रेसी के चैप्टर में कि डेमोक्रेसी वो गवर्नमेंट है, सरकार का वो प्रकार है जिसके अंदर सारी पावर किसी एक ऑर्गन के हाथ में नहीं रहती या सरकार की किसी एक संस्था के हाथ में नहीं रहती. एन इंटेलिजेंट शेयरिंग ऑफ पावर्स अमोंग्स लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू द डिज़ाइन ऑफ ए डेमोक्रेसी. इसीलिए एक अच्छे तरीके से पावर का बंटवारा किया जाता है सरकार के अलग अलग ऑर्गन्स में, जैसे कि लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी. लेजिस्लेचर जिसमें हमारे MLAs, मंत्री, ये सब मिनिस्टर्स आते हैं, तो वो सभी मिलकर के क्या बनाते हैं? कानून बनाते हैं. एग्जीक्यूटिव में आते हैं हमारे DM, SDM, ये जो IPS लोग होते हैं, ये सारे आते हैं जो उन कानून को पालन कराते हैं, कार्यकारिणी. एंड जुडिशरी द न्यायपालिका. इसके अंदर ये देखा जाता है कि इन कानूनों की वजह से लोगों को परेशानी तो नहीं हो रही, उनकी परेशानियों को सॉर्ट आउट करने का काम जुडिशरी का होता है. तो ये सारा मिलकर के ही एक डेमोक्रेसी को डिज़ाइन करते हैं, उसकी रूपरेखा तैयार करते हैं. इन दिस एंड द नेक्स्ट 2 चैप्टर्स वी कैरी दिस आइडिया ऑफ पावर शेयरिंग फॉरवर्ड. इस चैप्टर में और आगे के 2 और चैप्टर्स में हम पावर शेयरिंग के ही विचार को आगे बढ़ाएंगे. वी स्टार्ट विथ 2 स्टोरीज फ्रॉम बेल्जियम एंड श्रीलंका. बोथ दीज स्टोरीज आर अबाउट हाउ डेमोक्रेसीज हैंडल डिमांड्स ऑफ फॉर पावर शेयरिंग. इस चैप्टर में हम 2 देशों की कहानियों के बारे में पढ़ेंगे, उनकी जो परेशानियां थीं या उनकी जो समस्याएं थीं उसके बारे में पढ़ेंगे. और दोनों में भी हम ये देखेंगे कि किस प्रकार से वहाँ डेमोक्रेसी ने पावर शेयरिंग की समस्या को हल किया. द स्टोरीज यील्ड सम जर्नल कंक्लूजन अबाउट द नीड ऑफ पावर शेयरिंग इन डेमोक्रेसी. दिस अलाउ अस टू डिस्कस वेरियस फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग दैट विल बी टेकन अप इन फॉलोइंग द 2 चैप्टर्स. इन दोनों स्टोरीज़ में हम ये देखेंगे कि पावर शेयरिंग से और किन किन समस्याओं का समाधान होता है, उसके बारे में पढ़ेंगे. और ये भी देखेंगे कि पावर शेयरिंग के आगे के 2 चैप्टर्स में और हम क्या डिस्कस करेंगे वो भी हम इसके बारे में पढ़ेंगे. सो स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट द फर्स्ट चैप्टर. तो फर्स्ट चैप्टर में हम सबसे पहले पढ़ने आ रहे हैं बेल्जियम एंड श्रीलंका की स्टोरी, कि बेल्जियम में क्या परेशानी थी पावर शेयरिंग को लेकर के और श्रीलंका में क्या परेशानी थी. बेल्जियम इज़ ए स्मॉल कंट्री इन यूरोप, स्मॉलर इन एरिया देन द स्टेट ऑफ हरियाणा. बेल्जियम यूरोप का एक छोटा सा देश है. वो इतना ही बड़ा है जैसे कि हमारे देश का एक राज्य हरियाणा. मतलब जितना हमारे देश का हरियाणा बड़ा है इतना ही यूरोप का ये बेल्जियम बड़ा है. दोनों के एरिया सिमिलर है. इट हैज़ बॉर्डर्स विद फ्रांस, द नेदरलैंड, जर्मनी एंड लग्जमबर्ग. इस बेल्जियम की जो सीमाएं हैं वो फ्रांस, नेदरलैंड, जर्मनी और लग्जमबर्ग से जुड़ी हुई हैं, मिलती हैं. It has a population of a little over 1 crore, about half the population of हरियाणा. साइज़ में तो ये हरियाणा के बराबर है, लेकिन इसकी पॉपुलेशन जो है
हरियाणा से आधी है, मतलब कि केवल 1 करोड़ से थोड़ी सी ही ज़्यादा। द एथनिक कंपोजिशन ऑफ दिस स्मॉल कंट्री इज़ वेरी कॉम्प्लेक्स। यहाँ पर जो सांस्कृतिक कंपोजिशन है, एथनिक कंपोजिशन जो है, इस कंट्री के अंदर बहुत ही उलझा हुआ है। एथनिक का मीन्स होता है कि अगर किसी कंट्री में डिफरेंट कल्चर को फॉलो करने वाले लोग या डिफरेंट लैंग्वेज को बोलने वाले लोग रहते हैं और इकट्ठे आपस में रहते हैं, उनके अंदर कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं, तो वो होता है एक एथनिक कंपोजिशन, कि अलग अलग संस्कृतियों को या भाषाओं को बोलने वाले लोग। तो वो इसके अंदर थोड़ा सा उलझा हुआ है। किस प्रकार से वो देखते हैं। ऑफ द कंट्रीज टोटल पॉपुलेशन 59%, कंट्री की जो टोटल पॉपुलेशन है वो कितनी है, 59% है, जो कि 59% है, जो कि किस में है, फ्लेमिश रीजन में रहती है। 59% है जो फ्लेमिश रीजन में रहती है, और क्या बोलती है वो, डच लैंग्वेज बोलती है। ठीक है, इसके साथ ही दूसरी जो 40% जो और लोग हैं इसके अंदर, तो वो क्या बोलते हैं, 40% कहाँ रहते हैं, वेलोनिया रीजन में, और बोलते हैं फ्रेंच। तो आपने देखा कि 59% लोग जो हैं वो स्पीक करते हैं डच, और 40% लोग बोलते हैं फ्रेंच। रिमेनिंग 1% ऑफ बेल्जियन स्पीक जर्मन, और केवल 1% लोग जो हैं वो क्या बोलते हैं, जर्मन। ठीक है, अब इसके साथ में एक, ये तो आपने देखा कि पूरे देश के अंदर क्या है। अब देखते हैं कि इसकी सिटी, जो इसकी कैपिटल है, इन द कैपिटल सिटी ब्रसल्स 80% पीपल स्पीक फ्रेंच वाइल 20% आर डच स्पीकिंग। अब यहाँ पर बेल्जियम में जो इसकी कैपिटल है ब्रसल्स, जैसे कि भारत की कैपिटल क्या है, भारत की कैपिटल है दिल्ली, तो ऐसे ही इसमें बेल्जियम की कैपिटल है ब्रसल्स। तो पूरे देश के अंदर 59% लोग तो क्या हैं, डच बोलते हैं, और 40% जो हैं वो फ्रेंच बोलते हैं, और 1% ही केवल जर्मन बोलते हैं। लेकिन ब्रसल्स में थोड़ा उल्टा है। ब्रसल्स में डच बोलने वालों की संख्या कम है और फ्रेंच बोलने वालों की संख्या ज़्यादा है, तो इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम है। द मिनॉरिटी फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी वाज रिलेटिवली रिच एंड पावरफुल। अब जो ब्रसल्स में जो फ्रेंच लोग रहते हैं वो लोग रिच भी हैं और पावरफुल भी हैं। दिस वाज रिसेंटेड बाय डच स्पीकिंग कम्युनिटी हु गॉट द बेनिफिट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड एजुकेशन मच लेटर। ये इस कारण हुआ क्योंकि डच स्पीकिंग जो कम्युनिटी है उनका आर्थिक और शैक्षिक विकास थोड़ा देर से हुआ, तो इसीलिए वो लोग ज़्यादा संपन्न नहीं है। This led to tension between the Dutch-speaking and French-speaking communities during the 1950s and 1960s. तो इस तरीके से वहाँ पर डच स्पीकिंग लोगों में और फ्रेंच स्पीकिंग लोगों में थोड़े से टेंशन होने लगे, मतलब कि थोड़े मतभेद होने लगे 1950s और 60s में। द टेंशन बिटवीन द टू कम्युनिटीज़ वाज मोर एक्यूट इन ब्रसल्स। और ये जो टेंशन है, ये जो मतभेद है, ये ब्रसल्स में बहुत ज़्यादा दिखाई देता है। ब्रसल्स प्रेजेंटेड ए स्पेशल प्रॉब्लम। अब ब्रसल्स जो है उसकी एक विशेष कहानी है, विशेष समस्या है। द डच स्पीकिंग पीपल कॉन्स्टिट्यूट ए मेजॉरिटी इन द कंट्री बट अ मिनॉरिटी इन द कैपिटल। अब डच स्पीकिंग लोग जो हैं वो देश में तो सबसे ज़्यादा हैं, लेकिन राजधानी में सबसे कम रहते हैं, कैपिटल में कम रहते हैं। लेट अस कंपेयर दिस टू द सिचुएशन इन अनदर कंट्री। इस जो सिचुएशन को हम दूसरे देश की समस्या से तुलना करते हैं। श्रीलंका इज एन आइलैंड नेशन जस्ट अ फ्यू किलोमीटर ऑफ द साउथर्न कोस्ट ऑफ तमिलनाडु। श्रीलंका एक द्वीप राष्ट्र है जो कि भारत के तमिलनाडु से कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर है, दक्षिण में। इट हैज़ अबाउट 2 करोड़ पीपल, अबाउट द सेम इन हरियाणा। यहाँ की जनसंख्या लगभग 2 करोड़ के करीबन है, जो कि हरियाणा के बराबर है। लाइक अदर नेशन इन साउथ एशिया रीजन, श्रीलंका हैज़ ए डाइवर्स पॉपुलेशन। बाकी के जैसे कि साउथ एशिया के देश हैं उसी तरीके से श्रीलंका की भी एक डाइवर्स पॉपुलेशन है, मिली जुली सी। द मेजर सोशल ग्रुप आर द सिन्हाला स्पीकर्स 74%। श्रीलंका के अंदर जो सबसे ज़्यादा लोग रहते हैं वो हैं सिन्हाला स्पीकर्स, जो सिन्हाला लैंग्वेज बोलते हैं वो हैं 74%। इसके बाद आते हैं तमिल लैंग्वेज बोलने वाले लोग, वो हैं 18%। अमॉन्ग तमिल्स देयर आर 2 सब ग्रुप्स। तमिल के साथ में यहाँ पर 2 ग्रुप्स भी हैं तमिल लोगों के। तमिल नेटिव्स ऑफ द कंट्री आर कॉल्ड श्रीलंकन तमिल्स, जो कि कितने हैं 13%।
जो तमिल लैंग्वेज बोलते हैं उनमें से एक हैं तमिल नेटिव, जो कि इनको बोलते हैं श्रीलंकन तमिल्स, वो है 13%। दूसरे तमिल वाले बोलने वाले लोग वो हैं द रेस्ट हुज फोर फादर्स केम फ्रॉम इंडिया एज प्लांटेशन वर्कर्स ड्यूरिंग कॉलोनियल पीरियड आर कॉल्ड इंडियन तमिल्स। और दूसरे वो तमिल बोलने वाले वो लोग हैं जिनके की पूर्वज श्रीलंका में आए थे प्लांटेशन वर्कर्स के रूप में और यहीं रह गए थे कॉलोनियल पीरियड में, उनको बोलते हैं इंडियन तमिल्स। As you can see from the map, Sri Lankan Tamils are concentrated in the north and east of the country. अब इसमें मैप को देखते हैं। मैप में बोल रहे हैं कि श्रीलंकन तमिल्स जो हैं वो नॉर्थ और ईस्ट में रहते हैं। तो आप देख सकते हैं इसको इजीली कि श्रीलंकन तमिल्स जो हैं वो आपके नॉर्थ और ईस्ट में रह रहे हैं। ठीक है, इस पार्ट में और इस पार्ट में ये श्रीलंकन तमिल्स रह रहे हैं। ठीक है, most of the Sinhala speaking people are Buddhist, while most of the Tamil are Hindus और Muslims. सिन्हाला जो स्पीकिंग बोलते हैं, सिन्हाला जो लैंग्वेज बोलते हैं, ज़्यादातर वो बुद्धिस्ट को फॉलो करते हैं, वाइल मोस्ट ऑफ द तमिल्स, और जो ज़्यादातर जो तमिल हैं वो क्या हैं, हिंदू हैं या मुस्लिम हैं। देयर आर अबाउट 7% क्रिश्चियंस हु आर बोथ तमिल एंड सिन्हाला। 7% ऐसे लोग हैं जो कि तमिल भी बोलते हैं और सिन्हाला भी बोलते हैं। जस्ट इमेजिन व्हाट कुड हैपन इन सिचुएशन लाइक दिस। अब ऐसी स्थिति में क्या हो। इन बेल्जियम द डच कम्युनिटी कुड टेक एडवांटेज ऑफ इट्स न्यूमेरिक मेजॉरिटी एंड फोर्स इट्स विल ऑन द फ्रेंच एंड जर्मन स्पीकिंग पॉपुलेशन। अब बेल्जियम में क्योंकि डच कम्युनिटी लोगों की संख्या ज़्यादा है तो वो अपनी इच्छाएं फ्रेंच और जर्मन लोगों को पर थोपती हैं क्योंकि वो लोग संख्या में कम हैं। दिस वुड पुश द कॉन्फ्लिक्ट अमोंग कम्युनिटीज़ फर्दर। तो इससे क्या होता है, दोनों या तीनों कम्युनिटीज़ में आपस में झगड़े होते हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स हो जाते हैं। दिस कुड लेड टू अ वेरी मैसी पार्टीशन ऑफ द कंट्री। और इससे क्या हो जाता है, वहाँ पर एक पार्टीशन हो जाता है कंट्री का कि जो लोग जर्मन बोलते हैं या जो लोग डच बोलते हैं वो अलग हिस्से में रहें और जो लोग फ्रेंच बोलते हैं वो अलग और जो जर्मन बोलते हैं वो लोग डिफरेंट पार्ट में रहें। बोथ द साइड्स वुड क्लेम कंट्रोल ओवर ब्रसल्स। और दोनों ही साइड फिर किस में लड़ेंगी, कंट्रोल करना चाहेंगी ब्रसल्स पर। इन श्रीलंका द सिन्हाला कम्युनिटी इंजॉयड एन इवन बिगर मेजॉरिटी एंड कुड इम्पोज इट्स विल ऑन द एंटायर कंट्री। अब श्रीलंका के अंदर एक बड़ी मेजॉरिटी है, कितनी है, 73%। आपने देखा था इसके अंदर कि 73% लोग जो हैं वो क्या बोलते हैं, 73% आपने देखे थे। और ब्रसल्स में आपने देखे थे कितने थे, जो डच बोलते थे 59%। लेकिन यहाँ पर कितने हैं, सिन्हाला के अंदर, श्रीलंका के अंदर सिन्हाला स्पीकर 74%। तो एक बड़ी मेजॉरिटी है। तो ये बड़ी मेजॉरिटी ये अपनी जो मिनॉरिटी हैं, जो तमिल स्पीकर्स हैं, उन पर थोपती हैं, उनके ऊपर ही अपनी इच्छाएं डालती हैं कि उनकी अकॉर्डिंग ही वहाँ पर शासन किया जाए। नाउ लेट अस लुक एट व्हाट हैपन इन बोथ दीज कंट्रीज। चलिए अब देखते हैं इन दोनों कंट्रीज़ में क्या हुआ। मेजोरिटिज्म इन श्रीलंका, श्रीलंका में जो मेजोरिटिज्म है कि जिसकी ज़्यादा संख्या है, बहुसंख्यकवाद वहाँ पे कैसे हुआ। श्रीलंका एमर्ज एज एन इंडिपेंडेंट कंट्री 1948। श्रीलंका 1948 में एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में उभरा। द लीडर्स ऑफ द सिन्हाला कम्युनिटी सॉट टू सिक्योर डोमिनेंस ओवर गवर्नमेंट बाय वर्च्यू ऑफ देयर मेजोरिटी। क्योंकि सिन्हाला लोग कम्युनिटी जो है वो मेजोरिटी में है तो हर बार सरकार जो है उन्हीं की बनने लगी। एज अ रिजल्ट द डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट अडॉप्टेड ए सीरीज ऑफ मेजोरिटियन मेजर्स टू एस्टैब्लिश सिन्हाला सुपरमेसी। और मेजोरिटी की सरकार बनने के बाद में परिणाम ये हुआ कि जो भी लोकतांत्रिक सरकार बन रही थी तो वो सारी मेजोरिटी की बन रही थी और श्रीलंका के अंदर सिन्हाला लोगों की सुपरमेसी आज चलने लगी या आ गई। इन 1956 में एन एक्ट वाज पास्ड। बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट है ये, इसको आप बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। 1956 में एक एक्ट पास हुआ to recognize Sinhala as the only official language, thus regarding Tamil, कि सिन्हाला को क्या बना दिया गया, एक ऑफिशियल लैंग्वेज। ठीक है, द गवर्नमेंट फॉलोड प्रेफरेंशियल पॉलिसीज दैट फेवर सिन्हाला एप्लीकेंट्स फॉर यूनिवर्सिटी पोजीशन एंड गवर्नमेंट जॉब्स। और इससे क्या हुआ है कि वहाँ के लोगों ने को जो लोग सिन्हाला को बोलते हैं, सिन्हाला लैंग्वेज बोलते हैं, उनको यूनिवर्सिटीज़ में भी उनको मिलने लगा फ़ायदा और उनको जो गवर्नमेंट जॉब्स थी उसमें भी उनको फ़ायदा मिलने लगा। स्टिपुलेटेड दैट द स्टेट दैन प्रोटेक्ट एंड फोस्टर
बुद्धिज्म, और इसके साथ ही वहाँ पर बुद्धिज्म को भी फॉलो करने जाने लगा, बुद्धिज्म को वहाँ पर आश्रय मिलने लगा। ठीक है। एट दीज ऑल दीज गवर्नमेंट मेजर्स कमिंग वन आफ्टर द अदर, ये सारे जो सरकार नियम बना रही थी एक के बाद एक आते गए। ग्रेजुअली इंक्रीज द फीलिंग ऑफ एलिनेशन अमॉन्ग द श्रीलंकन तमिल्स, तो इससे जो श्रीलंकन तमिल्स थे उनके अंदर एलिनेशन की फीलिंग होने लगी, मतलब कि वो सोचने लगे कि हम देश में तो रह रहे हैं लेकिन हम देश से अलग हैं। दे फेल्ट दैट नन ऑफ द मेजर पॉलिटिकल पार्टीज लेड बाय द बुद्धिस्ट सिन्हाला लीडर्स वॉज सेंसिटिव टू देयर लैंग्वेज एंड कल्चर, उनको ये एहसास होने लगा कि कोई भी तो जो बुद्धिस्ट पार्टी है, जो सिन्हाला लीडर्स हैं या जो भी पार्टीज़ हैं, पॉलिटिकल पार्टीज़ जो बुद्धिस्ट को फॉलो करती हैं और सिन्हाला लीडर्स हैं, वो कोई भी उनके हितों के बारे में नहीं सोचता, उनकी लैंग्वेज या उनके कल्चर के बारे में नहीं सोचता। They felt that the constitution and the government policies denied them equal political rights, discriminated against them in getting jobs and other opportunities and ignored their interest, और उनको ये लगा कि जो भी सरकार है, सरकार के आधार पर भी उनको कोई भी पॉलिसी के बारे में नहीं बन रही है, ना उनको पॉलिटिकल राइट्स मिलते हैं और उनके साथ में भेदभाव होता है जॉब्स के लिए को लेकर के, उनको इतने फ़ायदे नहीं मिल पाते हैं देश में रह कर के। मीन्स कि वो लोग सोचने लगे कि देश में रह कर के भी वो देश से अलग हैं। एज अ रिजल्ट द रिलेशंस बिटवीन द सिन्हाला एंड तमिल कम्युनिटीज़ स्ट्रेंड ओवर टाइम, और समय के साथ साथ इनके संबंध जो थे वो बिगड़ने लगे। द श्रीलंकन तमिल्स लॉन्च्ड पार्टीज एंड स्ट्रगल फॉर द recognition of Tamil as an official language, for regional autonomy and equality of opportunity in securing education and jobs. अब श्रीलंकन तमिल्स ने कहा कि भाई सोचने लगे कि अगर कोई भी जो सिन्हाला पॉलिटिकल पार्टी है वो उनके हितों के बारे में नहीं सोचती या उनके लिए कोई कुछ बेनिफिट्स नहीं करती है, तो इसलिए जो श्रीलंकन तमिल्स थे उन्होंने खुद अपनी पॉलिटिकल पार्टीज़ बनाने लगे और अपनी पहचान के लिए अपनी की तमिल भी एक ऑफिशियल लैंग्वेज बने, उन लोगों को भी इक्वलिटी मिले, अपॉर्चुनिटी मिले एजुकेशन में और जॉब्स में, तो इसके लिए वो स्ट्रगल करने लगे। बट देयर डिमांड फॉर मोर ऑटोनॉमी टू प्रोविनेंस पॉपुलेटेड बाय द तमिल्स वॉज रेपिडली डिनाइड, लेकिन उनकी डिमांड जो थी, क्योंकि जो ऑटोनॉमी प्रोविनेंसेस थी जिन पे सरकार का शासन चल रहा था, वो इनकी डिमांड्स को खारिज करने लगे। बाय 1980s several political organizations were formed demanding an independent Tamil एलम। अब 1980s में तमिल एलम की डिमांड होने लगी कि इनके लिए एक स्वतंत्र, मतलब थोड़ा एक अलग राज्य इनके लिए बना दिया जाए जहाँ पर कि ये तमिल लोग ही रहें। इन नॉर्थन एंड ईस्टर्न पार्ट ऑफ श्रीलंका, कहाँ पर बनाया जाए ये? नॉर्थन और ईस्टर्न पार्ट श्रीलंका के। द डिस्टेंस बिटवीन द टू कम्युनिटीज़ टर्न इनटू वाइड स्प्रेड कॉन्फ्लिक्ट्स, और अब ये जो कम्युनिटीज़ के जो झगड़े थे ये बहुत ज़्यादा फैलने लगे, लोगों में बहुत ज़्यादा इन दोनों कम्युनिटीज़ में बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स होने लगे। इट सून टर्न इनटू ए सिविल वॉर, और जल्दी ये एक सिविल वॉर में चेंज हो गई। सिविल वॉर मतलब देश के लोग ही आपस में लड़ने लगे। एज अ रिजल्ट थाउजेंड ऑफ पीपल ऑफ बोथ द कम्युनिटीज़ हैव बीन किल्ड, और परिणाम यह हुआ कि दोनों कम्युनिटीज़ के हज़ारों लोग मारे गए। मैनी फैमिलीज़ वर फोर्स्ड टू लीव द कंट्री एज रिफ्यूजीज एंड मैनी मोर लॉस्ट देयर लिवलीहुड, बहुत सारे लोगों को घर छोड़ के जाना पड़ा, अपने परिवार को छोड़ के जाना पड़ा। यू हैव रीड चैप्टर 1 ऑफ इकोनॉमिक्स टेक्स्ट बुक क्लास 10 अबाउट श्रीलंकाज एक्सीलेंट रिकॉर्ड ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, एजुकेशन एंड हेल्थ। श्रीलंका के बारे में आपने अपने चैप्टर 1 इकोनॉमिक्स में पढ़ा है कि भारत से ज़्यादा वहाँ पर एजुकेशन फैसिलिटीज़ हैं, डेवलपमेंट वहाँ पर भारत से ज़्यादा अच्छा है। बट द सिविल वॉर हैज़ कॉज ए टेराइबल सेटबैक टू द सोशल कल्चर एंड इकोनॉमिक लाइफ ऑफ द कंट्री, लेकिन सिविल वॉर ने वहाँ पर ये सब चीज़ें ख़राब कर दी, सोशल कल्चर इकोनॉमिक लाइफ वहाँ की ख़राब करी। इट एंडेड इन 2009, और ये सब जो सिविल वॉर था ये कब ख़त्म हुआ? 2009 में। अब देखते हैं अकोमोडेशन इन बेल्जियम। बेल्जियम में क्या हुआ? द बेल्जियन लीडर्स टुक अ डिफरेंट पाथ, बेल्जियम के जो लीडर्स थे उन्होंने एक नया रास्ता या अलग उन्होंने रास्ता अपनाया। They recognized the extent of regional differences and cultural diversities. उन्होंने ये देखा कि हमारे देश के अंदर रीजनल और कल्चरल डाइवर्सिटीज़ हैं। Between 1970 and 1993 they amended their constitution 4 times. अब ये देखने वाली बात ये है कि बेल्जियम ने अपने संविधान में लोगों के हितों को ध्यान में रखते हुए
4 बार बदलाव किया 1970 से लेकर के 1993 तक, लेकिन श्रीलंका में ऐसा नहीं हो रहा था। वहाँ पर मेजोरिटी की ही गवर्नमेंट अपने कानून बना रही थी, अपने फ़ायदे के कानून बना रही थी। 4 times so as to work out an arrangement that would enable everyone to live together within the same country, जिसके मुताबिक सभी लोग एक ही देश में आराम से रह सकें। The arrangement they worked out is different from any other country and is very innovative. जो यहाँ पर व्यवस्था करी गई, जो काम यहाँ पे करा गया, वो किसी भी कंट्री से अलग था और एक नए प्रकार का था। Here are some of the elements of Belgian model. यहाँ पर कुछ बेल्जियन मॉडल्स के दिखाते हैं तरीके कि उन्होंने क्या तरीका अपनाया। Constitution prescribed that the number of Dutch and French speaking ministers shall be equal in the central government. कॉन्स्टिट्यूशन ने ये कहा कि डच और फ्रेंच स्पीकिंग जो मिनिस्टर्स हैं उनकी संख्या सेंट्रल गवर्नमेंट में बराबर होगी, दोनों ही बराबर मंत्री चुने जाएंगे। सम स्पेशल लॉज रिक्वायर द सपोर्ट ऑफ मेजोरिटी ऑफ मेंबर्स फ्रॉम ईच लिंग्विस्टिक ग्रुप। कुछ स्पेशल कानून बनाए जाएंगे दोनों ही मेजोरिटी को ध्यान में रखते हुए। Thus no single community can make decision unilaterally. और इस तरीके से कोई भी एक सिंगल कम्युनिटी यूनिलेटरी को अपने मुताबिक कोई भी डिसीजन नहीं बना सकती। Many powers of the central government have been given to the two state government of the two regions of the country. बहुत सारी शक्तियाँ सेंट्रल गवर्नमेंट की राज्य सरकारों को दी गई दोनों रीजन्स में कि दोनों अपने तरीके से काम कर सकते हैं। एंड द स्टेट गवर्नमेंट आर नॉट सबऑर्डिनेट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। और स्टेट गवर्नमेंट अपने बिहाफ पे काम कर सकती थी सेंट्रल गवर्नमेंट के अधिकार से अलग। ब्रसेल्स हैज़ ए सेपरेट गवर्नमेंट इन विच बोथ द कम्युनिटीज़ हैव इक्वल रिप्रेजेंटेशन। अब ब्रसेल्स की परेशानी थी तो इसलिए ब्रसेल्स के अंदर एक सेपरेट गवर्नमेंट बना दी गई जिसके अंदर दोनों कम्युनिटीज़ का इक्वल रिप्रेजेंटेशन था, क्योंकि देश के अंदर जो सेंट्रल गवर्नमेंट थी तो वहाँ पर डच स्पीकिंग लोगों की संख्या ज़्यादा थी, लेकिन फिर भी उन्होंने फ्रेंच स्पीकिंग लोगों को बराबर की साझेदारी दी। इसी तरीके से ब्रसेल्स में भी क्योंकि फ्रेंच स्पीकिंग लोगों की संख्या ज़्यादा थी तो इसलिए उन्होंने डच स्पीकिंग लोगों को भी बराबर की ही साझेदारी दी। ठीक है। अपार्ट फ्रॉम द सेंट्रल एंड द स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के अलावा देयर इज़ ए थर्ड काइंड ऑफ गवर्नमेंट, एक तीसरे प्रकार की सरकार भी थी जिसको हम बोलते हैं कम्युनिटी गवर्नमेंट। दैट इज़ इलेक्टेड बाय पीपल बिलोंगिंग टू वन लैंग्वेज या कम्युनिटी, लैंग्वेज कम्युनिटी डच, फ्रेंच एंड जर्मन स्पीकिंग, नो मैटर वेयर दे लिव। ये जो थर्ड टाइप की गवर्नमेंट थी ये एक कम्युनिटी गवर्नमेंट थी और इसको चुनने का अधिकार वहाँ के ही लोगों को था, चाहे वो डच बोलते हैं, फ्रेंच या जर्मन स्पीकर्स हैं, ये मायने नहीं रखता कि वो देश के कौन से हिस्से में रह रहे हैं। दिस गवर्नमेंट हैज़ द पावर रिगार्डिंग कल्चरल, एजुकेशनल एंड लैंग्वेज रिलेटेड इश्यूज़। और इस गवर्नमेंट को कल्चर, एजुकेशनल और लैंग्वेज रिलेटेड इश्यूज़ पर पावर मिली हुई थी कि वो अपनी लैंग्वेज या कल्चर को लेकर के डिसीजंस ले सकते हैं। यू माइट फाइंड द बेल्जियम मॉडल वेरी कॉम्प्लिकेटेड, इंडीड इज़ वेरी कॉम्प्लिकेटेड। आप यू माइट फाइंड द बेल्जियन मॉडल इज़ वेरी कॉम्प्लिकेटेड। आप देख सकते हैं कि बेल्जियन का जो मॉडल है, जो वहाँ पे सत्ता का रूप है, वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। इट इंडीड इज़ वेरी कॉम्प्लिकेटेड इवन फॉर पीपल लिविंग इन बेल्जियम। बेल्जियम के लोगों के लिए भी थोड़ा सा अनसुलझा कॉम्प्लिकेटेड था ये। बट दीज अरेंजमेंट हैव वर्कड वेल सो फार। लेकिन इस व्यवस्था से वहाँ के लोगों को बहुत संतुष्टि हुई, बहुत आगे तक मतलब काम चला, ये आगे बहुत बेनिफिशियल रहा। दे हैड टू अवॉइड सिविक स्ट्राइव बिटवीन द टू मेजर कम्युनिटीज़ एंड ए पॉसिबल डिवीज़न ऑफ द कंट्री ऑन लिंग्विस्टिक लाइन्स। इससे वहाँ के लोगों में जो भी सिविक प्रॉब्लम चल रही थी, जो भी परेशानियाँ चल रही थी, वो सारी सॉर्ट आउट हो गई और दोनों कम्युनिटीज़ ने बिना देश का बंटवारा किए आपस में रहना स्वीकार किया। When many countries of Europe came together to form the European Union, Brussels was chosen as its headquarter. जब बहुत सारी कंट्रीज इकट्ठी हुई और उन्होंने एक यूरोपियन यूनियन बनाया तो ब्रसेल्स को वहाँ का हेडक्वार्टर बनाया गया। तो आपने देखा ब्रसेल्स से ही लोग इंस्पायर हुए, तभी तो यूरोपियन यूनियन का उसको हेडक्वार्टर बनाया गया। ओके स्टूडेंट्स, चलिए यहाँ तक आपने देख लिया। What do we learn from these two stories और बेल्जियम एंड श्रीलंका? इन दोनों स्टोरीज से हमने क्या सीखा बेल्जियम और श्रीलंका की? बोथ आर डेमोक्रेसीज, दोनों में डेमोक्रेसीज हैं, येट दे डील्ड विद द क्वेश्चन ऑफ पावर शेयरिंग डिफरेंटली। लेकिन फिर भी वहाँ पर पावर शेयरिंग को लेकर के जो लोगों के यहाँ पे क्वेश्चंस थे वो डिफरेंट थे। इन बेल्जियम द लीडर्स हैव रियलाइज दैट द यूनिटी ऑफ द कंट्री इज़ पॉसिबल
only by respecting the feeling and interest of different communities and regions. बेल्जियम के लीडर्स जो थे उन्होंने देखा कि देश की अगर यूनिटी को बढ़ाए रखना है या बनाए रखना है तो इससे दोनों कम्युनिटीज़ के लोगों की बातों को मानना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा, उनके दोनों के ही फ़ायदों के बारे में सोचना पड़ेगा. सच अ रियलाइजेशन रिजल्टेड इन म्यूचुअली एक्सेप्टेबल अरेंजमेंट फॉर शेयरिंग पावर. और इस रियलाइजेशन का परिणाम ये हुआ कि दोनों ने आपस में पावर शेयरिंग किया, दोनों ने अपने शक्तियों को आपस में बांट लिया. श्रीलंका शोज अस अ कंट्रास्टिंग एग्जाम्पल. श्रीलंका के अंदर एक कंट्रास्ट वाला एग्जाम्पल था कि मेजोरिटी मिनोरिटी पर अपनी बातें थोपना चाह रही थी, उसको अपने अंडर में काम करने के लिए बोल रही थी. इट शो अस दैट इफ द majority community wants to force its dominance over others and refuse to share power, it can undermine the unity of the country. ये हमें ये दिखाता है श्रीलंका का एग्जाम्पल कि अगर मेजॉरिटी कम्युनिटी अपनी बातें दूसरों पर थोपना चाहेगी, दूसरे की पावर्स को रिफ्यूज़ करेगी, पावर शेयर नहीं करना चाहेगी, तो इससे कहीं ना कहीं देश की यूनिटी को खतरा हो जाएगा. सो स्टूडेंट्स, आज यहीं पे इसको आपका लेसन कंप्लीट करते हैं, यहीं पे छोड़ते हैं. दिस इज़ द फर्स्ट पार्ट ऑफ सिविक्स चैप्टर 1 और नेक्स्ट पार्ट में हम आगे की रीडिंग करेंगे. तो होपफुल हूँ कि जितना भी अभी आपको पढ़ाया है, समझाया है, वो आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा. सो स्टूडेंट्स, चलिए नेक्स्ट वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी सेकंड वीडियो में. ओके, चलिए स्टूडेंट्स, ओके, टेक केयर एंड गुड बाय.